डियर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, KSIS एकेडमी पटना और mobiशाला.com की तरफ से आई डॉक्टर राकेश सिंह वेलकम यू ऑल। इस कोर्स के माध्यम से हम लोग यूपीएससी के सिलेबस, जनरल स्टडीज, समान अध्ययन की पढ़ाई करेंगे और जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हैं, याद रखिएगा कि एक बार एटलीस्ट वंस पूरे सिलेबस को आपको ढंग से पढ़ना होगा, तभी आप इस एरिना में, इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उनका हमारा भी मत यही है कि एस्पिरेंट्स को, अभ्यर्थी को कम से कम सिलेबस जानना चाहिए। आज इस क्लास के सेशन के पहले फर्स्ट हाफ में आपको एक सिलेबस का यात्रा कराएंगे और फिर हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अब KSIS एकेडमी पटना एंड mobiशाला.com की तरफ से जो आपको जीएस का, यूपीएससी का सिलेबस दिया जा रहा है, उसके पीछे व्हाट इज द लॉजिक, ये सिलेबस कैसा है। तो बच्चों, यदि आप यूपीएससी मेंस का जीएस का सिलेबस देखेंगे तो उसी यूपीएससी मेंस जीएस सिलेबस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को हम लोग छोटे छोटे भाग में बांट दिए हैं और वही हमारा जो सिलेबस बना उसको हम लोग फाउंडेशन सिलेबस के रूप में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो चलिए जरा एक बार सिलेबस देख ले कि अगले 1.5 साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सिलेबस को 2 भाग में बांटा गया है। एक है ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक और दूसरा है न्यू ट्रेंड। तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो है आपका ट्रेडिशनल पार्ट यानी पारंपरिक भाग सिलेबस का। पारंपरिक भाग का मतलब होता है कि जो चला आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी का, भूगोल को। और भूगोल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, हिंदी में कहते हैं भूगोल का सिद्धांत। दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, खगोलीय भूगोल, जो आसमान में आप देखते हैं चांद, तारा, ग्रहों का घूर्णन, मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, द प्लैनेटरी सिस्टम, ये सारा कुछ हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी या खगोलीय भूगोल में जो है कवर करेंगे। तीसरा पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। क्योंकि याद रखिएगा यूपीएससी में, जीएस में चलता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक जो है परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे विषयों का मदद लेके हम लोग को एक निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। इसीलिए बहुविषयक अध्ययन
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम लोग को यूपीएससी में करना ही करना रहता है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आर्थिक भूगोल और मानवीय भूगोल को भी ज्योग्राफी में अर्थव्यवस्था के पृष्ठभूमि से ह्यूमन एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से हम लोग को पढ़ना होता है। तो हो गया आपका आर्थिक भूगोल, मानवीय भूगोल, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। चलते हैं हम लोग सिलेबस के दूसरे पार्ट पे, यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री भी आपका ट्रेडिशनल पेपर है, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है और फाउंडेशन के लिए इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री को हम लोग 4 पार्ट में विभाजित किए हैं। हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तीसरा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। और चौथा है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियां। तो इतिहास, हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था विथ कंपैरिजन विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व की अर्थव्यवस्था। तो ये सारा भाग हम लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस, आप लोग बार बार पॉलिटी सुनते होंगे कि जीएस में है। तो यूपीएससी के मेंस सिलेबस के अनुसार हम लोग जीएस के पॉलिटी को 5 भाग में विभाजित किए हैं। वी हैव डिवाइडेड द पॉलिटी सिलेबस इनटू 5 parts. Let's see which are those. Indian governance and polity, भारतीय शासन और नीति, ये पहला पार्ट है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तीसरा है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। चौथा है पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे आदि। तो पॉलिटी आप देखेंगे कि यूपीएससी मेंस का जो जीएस का सिलेबस है उसी को हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ दिए। अब यदि हम लोग बात करें ट्रेडिशनल पेपर में, तो अगला जो ट्रेडिशनल पेपर है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये जानना हम लोग को जरूरी है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू है, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिससे कि क्वेश्चन खूब आता है। सो जनरल साइंस, द स्टडी ऑफ जनरल साइंस is an important stepping stone for us to understand science and technology.
तो ये है आपका जनरल साइंस। करंट जो है नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब करंट में हम लोग को देखेंगे। स्पोर्ट्स और कंप्यूटर, तो ये सब है हम लोग बात किए हैं। ये ट्रेडिशनल सिलेबस है, समय काफी पुराने समय से ये चलते आ रहा है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। अब हम लोग सिलेबस के दूसरे पार्ट पे चलेंगे और वो है आपका न्यू ट्रेंड, नया रुझान। जो आपकी यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में नया रुझान क्या है, और उसको भी हम लोग अपने फाउंडेशन सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला जो न्यू ट्रेंड में है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये सिलेबस का इंपॉर्टेंट अंग है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, सरकार के अनुसार क्या डाटा है, क्या सरकार का विचार है, व्यू है, मत है, ये सब हम लोग को जानना है। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडिया का विश्व के और देशों के साथ कैसा संबंध है, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा संबंध है, ये सारा कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग को पढ़ना है। फिर आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारा सरकारी परियोजना वो भी हम लोग को नए ट्रेंड में, नए ट्रेंड के सिलेबस में हम लोग को देखना है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास, भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हो रही है, सरकार का क्या पहल है, कुछ एनजीओ क्या पहल है, लोग कैसे जागरूक हुए, ये सारा चीज हम लोग को इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास में पढ़ना है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट ये यूपीएससी का ये मनपसंद फेवरेट टॉपिक है, ये भी आपके सिलेबस में है। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, पूरे विश्व का नज़र इस मुद्दे पे है और यूपीएससी का भी ध्यान, और यू कैन से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। एग्रीकल्चर, कृषि, हम लोगों को इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से अलग एक विषय के रूप में एग्रीकल्चर को, कृषि को पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, भारत की कला, भारत की संस्कृति, ये भी हम लोग को देखना है। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ऊर्जा, अल्टरनेटिव एनर्जी, ये सारा चीज जो है आपके सिलेबस में। तो बच्चों एक बार हम लोगों को सिलेबस ढंग से कंप्लीट करना होगा, तभी आप यूपीएससी के रेस में सम्मिलित होंगे। और जब आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड करेंगे, जब आप मोबीशाला ऐप पे अपना रेगुलर फीस देंगे, तो ऐसे स्थिति में आपको सिलेबस और बुक लिस्ट सारा कुछ उसमें मिल जाएगा कि हर एक लेक्चर के साथ क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अपने फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत करते हैं और हमारा शुरुआत होगा इंडियन ज्योग्राफी से, भारत का भूगोल से। अब इंडिया और भारत, तो पहले हम लोग सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से और शब्द के आधार पे कम से कम
भारत को तो डिफाइन कर लें। तो यूपीएससी की पढ़ाई चालू करने से सबसे पहले हम लोग अपने देश को जाने कि संस्कृति कल्चरली क्या हमारे देश का मतलब है। तभी हम लोग जब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो अपने देश को सही पृष्ठभूमि में, सही दृष्टिकोण से, सही बैकग्राउंड से, सही रिफ्लेक्शन से हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंस पहले ये बोल चुके कि यूपीएससी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। याद रखिएगा बच्चों, बहुत सारे विषय का आधार लेके हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक फैक्ट के साथ हम लोग को निष्कर्ष और कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। चलिए इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भारत, इंडिया को हम लोग सदियों से, प्राचीन समय से किस रूप में देखते हैं, यानी भारत का अर्थ होता क्या है। तो वही टॉपिक है आपका एटिमोलॉजी ऑफ इंडिया, भारत की व्युत्पत्ति, भारत शब्द की व्युत्पत्ति। यदि भारत जैसे आपका नाम है, नाम के साथ आपका सरनेम है, टाइटल है, उसी तरह भारत की संविधान भारत को परिभाषित की है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड इंडिया। कैसे डिफाइन किए भाई? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को परिभाषित किया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, यानी जब हम लोग आधिकारिक रूप से ऑफिशियली हम लोग बात करें तो इस देश का क्या नाम है? इस देश को हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। आप यदि वैदिक अनुष्ठान के अनुसार पूजा पाठ करेंगे तो इस देश को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। कुछ लोग इस देश को भारत कहते हैं और कुछ लोग इस देश को इंडिया कहते हैं। तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, ये सारे शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। और जानने से पहले याद रखिएगा कि भारत का संविधान कैसे परिभाषित करता है इस देश को। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इंडिया। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो यह आधिकारिक है। यदि हम लोग ऑफिशियल डेफिनेशन इंडिया का ले, यदि हम लोग ऑफिशियल डेफिनेशन इंडिया का ले, आधिकारिक रूप से इस देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है। चलते अब हम लोग इतिहास में। एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेटर इंडिया या ग्रेटर भारत। उसको ज्योग्राफी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो बहुत नजदीक जो इसका अर्थ निकलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के कॉन्सेप्ट से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्सेप्ट से ज्यादा बड़ा है आपका ये शब्द ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर भारत, क्योंकि इसमें कल्चरल फैक्ट्स है, इसमें एक सांस्कृतिक तत्व है। चले क्या है भाई, तो जरा देखिए। आप देखिए कि जब हम लोग ग्रेटर भारत की बात करते हैं, ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे स्थिति में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गणराज्य, नेपाल, म्यांमार, मलय आर्किपेलागो, जावा, सुमात्रा सब कुछ आता है। म्यांमार भी आता है।
यानी सांस्कृतिक रूप से हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे कि सांस्कृतिक आधार पे भारत भौगोलिक रूप से भी बड़ा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज स्मॉल when we talk about cultural India, and cultural India extends from Iran in the west to Malay in the east, and we are going to prove it. So अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया शब्द, इंडिया इज अ, इंडिया जो हम लोग देश को बोलते हैं भारत, तो एक शब्द है सिंधु, एक शब्द है सिंधु, जो आप नदी के रूप में देखते हैं। इसको यदि हम लोग इंग्लिश में बोले तो वो है इंडस, और इसी इंडस शब्द से आपका शब्द आया है इंडिया। तिब्बत से निकलने वाली एक नदी है सिंधु नदी। करेंटली वी नो दैट इंडस रिवर हैड इट्स ओरिजिन इन तिब्बत, and from Tibet it flows to Jammu Kashmir and finally it goes into Pakistan. तो हिंदी हम लोग हिंदी में इस नदी को सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु। और ये नदी को जब अरब और ईरानियन लोग, ईरान के लोग और अरब लोग जो देखे, तो आप देखिएगा किसी भी ईरान के लोग से मिलिए, किसी भी अरब के लोग से मिलिए, वो लोग शब्द बोल ही नहीं सकते हैं। उनको बोलिएगा बोलने के लिए साहब, तो बोलेंगे हाब। ये लोग साहब नहीं बोल सकते हैं, स के जगह ह बोल सकते हैं, बोल ही नहीं सकते। उनका जीभ का बनावटे जो है बचपन से उस तरह से हो गया है। तो ये अरब के लोग और ईरान के लोग जब सिंधु नदी को देखे तो स के जगह बोल दिया ह, तो सिंधु के जगह उनके मुंह से निकला हिंदू, और देखिए ये जगह का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। अब ये हिंदू और सिंधु के कंफ्यूजन में यूनानी लोग जो है इसी सिंधु नदी न हिंदू नदी दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे, और वो बोल दिए इंदू, यानी इंडस जो आज हम लोग बोलते हैं, और आपका जो शब्द है इंडिया इसी से आया है। हम जो भी बात कर रहे हैं बच्चों, फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहे हैं, तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। 5th सेंचुरी BC, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाएंगे तो हीरोडोटस भी इसी शब्द से इस देश को संदर्भित किए थे। अब दूसरा शब्द जो है इंडिया के लिए वो है भारत। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया भी एक नाम है और दूसरा नाम भारत भी है ना। तो आज जो हम लोग भारत गणराज्य कहते हैं, आधिकारिक नाम इस देश का भारत गणराज्य है। द ऑफिशियल नेम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारत गणराज्य। इसका यदि उत्पत्ति देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, तो वो संस्कृत शब्द भारत है, भारत। और यदि हम लोग पुराण की बात करें, यदि हम लोग जो है प्राचीन ग्रंथ पुराण की बात करें,
तो पुराण में इस देश का नाम है भारतवर्ष। एंड वर्ष मीन्स, वर्ष का अर्थ होता है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। मतलब इस देश को एक महाद्वीप के रूप में लिया गया और इस देश का नाम है भारतवर्ष, जिसको यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कहलाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड दिस इज द cultural name of India, and this has been enumerated in the Purans. चलिए, let's proceed our discussion. हम लोग अपने डिस्कशन को प्रोसीड करते हैं। ऋग्वेद का यदि हम लोग सहारा ले, यदि ऋग्वेद का हम लोग ओरिजिन देखें तो जगह का नाम है वृद्धि। ऋग्वेद में जगह का नाम का उल्लेख है। वृद्धि के भारत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत शब्द का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अलग अर्थ है। द टर्म भारत हैज बीन ओरिजिनली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अग्नि, फायर। और तो सा गहराई जाइएगा तो वो चीज जो वहन करता है, टू कैरी, टू बेयर, जो दूसरे को लेके अपने कंधे पे चलता है। और सबसे मशहूर भारत शब्द का अर्थ होता है वो व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी जो कि ज्ञान की खोज में लगा हुआ है। अ पर्सन हु इज इन परसूट ऑफ नॉलेज इज नोन एज भारत, चलिए अपने डिस्कशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या हमारा प्राचीन ग्रंथ इस देश को भूगोल में परिभाषित किया है? डू वी हैव एनी एविडेंस as to how this country has been defined geographically in our ancient scriptures? तो चलिए इसको देखते हैं। एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशैव दक्षिणम वर्षत भारतम नम भारती यंत्र संतति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो हमारा देश है ना, ये जो हमारा देश है भारत देश, वर्षम यानी द्वीप, ये समुद्र के उत्तर में है। ये समुद्र के उत्तर में है, यानी इंडियन ओशन, हिंद महासागर, हिंद महासागर। उत्तरम यत् समुद्रसम, मतलब भारत देश के उत्तर में, भारत देश इस समुद्र के उत्तर में है। और हिमाद्रश्यव दक्षिणम, यानी हिमालय के साउथ में है, हिमालय के दक्षिण में ये है। यानी जो भी हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में है,
वो है भारत वर्ष, दैट इज भारत वर्षम। और यही बात हमारे प्राचीन ग्रंथों से निकलती है। सो आवर एंशियंट लैंड, आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि भारत को शताब्दियों पहले, सहस्त्राब्दियों पहले इट हैज बीन डिफाइंड, इट हैज बीन डिफाइंड, ये परिभाषित हो चुकी है। और यदि हम लोग यदि बात करें भारत के सांस्कृति रूप में, वी टॉक अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ भारत, तो इंडिया मीन्स अफगानिस्तान। यदि हम लोग कल्चरली बात करें, सांस्कृतिक यदि अर्थ निकाला जाए, तो भारत का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब है सांस्कृतिक, जो अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से भारत शब्द जो है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, भारतीय उपमहाद्वीप से ये ज्यादा है। आज भी यदि आप मलय द्वीप जाएंगे, ये जो हरा हरा भाग देख रहे हैं बच्चों, ये मलय द्वीप है, और जो है इंडिया आपका यहां पे है। तो यहां पे इस जगह में भारत का मतलब होता है, इस जगह में आज भी भारत का मतलब होता है वेस्ट, पश्चिम। इसी को कहते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक प्रभाव। और यदि आप अरब की ओर जाएं, यदि आप अरब की ओर जाएंगे, यदि आप अरब की ओर जाएंगे, तो अरब में लोग भारत को जाने मसाला के कारण, स्पाइसेस। तो आज भी सांस्कृतिक महत्व अरब देशों में भारत का मसाले के रूप में ही है। मसाला का नाम वो लोग भारत डाल दिए थे, यदि मसाला होता यानी भारत। इसको कहते हैं जो है सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो हम लोग इंडिया बात कर लिए, भारत बात कर लिए। तीसरा शब्द है आपका हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान शब्द जो है, ये मूल शब्द हिंद से आया है, ये मूल शब्द हिंद से आया है। और हिंद, ये शब्द हिंद कौन बोलता था? ईरान के रहने वाले लोग। ये लोग, ईरान के रहने वाले लोग सिंध नहीं बोल पाते थे, ईरान के रहने वाले लोग सिंध नहीं बोल पाते थे, तो सिंध के जगह हिंद बोले। तो भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा? क्योंकि हिंद जो है ईरानी लोग कहते थे। और स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान का मतलब जगह, प्लेस। तो हिंदुस्तान ये शब्द क्यों आया हम लोग देख लिए। अब देखेंगे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, और एक और शब्द हम लोग देखेंगे, वो है जम्बू द्वीप। वो है जम्बू द्वीप। प्राचीन काल से दिस कंट्री वॉज नोन एज भारतवर्ष। लेकिन भारतवर्ष से भी पहले इस जगह का नाम था, और यह जगह कहलाता था जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप जो है, इट वॉज द नेम ऑफ दिस कंट्री इवन बिफोर द टर्म भारतवर्ष। एंड आज भी टुडे ऑल्सो जम्बू द्वीप, इफ यू गो टू थाईलैंड,
इफ यू गो टू मलेशिया, इफ यू गो टू जावा, इफ यू गो टू बाली, बाली देश में, जावा में, थाईलैंड में, मलेशिया में, आज भी इंडिया को जम्बू द्वीप के नाम से ही जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से ही जाना जाता है। इस देश का एक और नाम है नाभि वर्ष, नाभि वर्ष। ये जैन धर्म से ये शब्द जो है रिलेटेड है। और आप सुने नहीं होंगे, लेकिन इस देश का एक और नाम है जो चाइनीज स्क्रिप्चर्स में मिलता है, वो है तियानझू या तेंजकू, तियानझू या तेंजकू। तो देखिए बच्चों, हम लोग फाउंडेशन सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से, भारत की भूगोल से। तो कम से कम भारत का मतलब क्या है वो आप इस लेक्चर में समझ गए। अब हम लोग अगले सेक्शन में इंडियन ज्योग्राफी इन प्योर ज्योग्राफी फॉर्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग अगले सेशन में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।